गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 विज्ञान विषय कक्षा 8 के विज्ञान विषय में हम पढ़ रहे थे चैप्टर संख्या 7 सातवां पाठ पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, यह पाठ अपना सातवां पाठ था। लगभग इस पाठ को हमने पढ़ लिया था कि पौधे और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। वो जो पहेली प्रोफेसर अहमद और उसके साथी जो अभ्यारण्य है उसमें घूमने के लिए पंचमंडी जो अभ्यारण्य है उसमें घूमने के लिए गए थे, वहाँ पर उपस्थित जो चौकीदार माधव जी उसको समझाते हैं। और इससे इन्हीं पात्रों के माध्यम से हमने इस पाठ को वो समझा कि वहाँ पर प्रोफेसर अहमद और माधव जी उन बच्चों को है वो बताते हैं कि किस प्रकार से पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। पौधे और जंतुओं के संरक्षण के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि कुछ भूमि के अंदर सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनका विकास व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है और उनके संरक्षण हेतु विभिन्न विधियाँ और नीतियाँ सरकार बनाती है। तो वो जो संरक्षित और आरक्षित क्षेत्र हैं, उन संरक्षित और आरक्षित क्षेत्रों में जो मुख्य क्षेत्र हैं जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य जिसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं। वह क्षेत्र भूमि का वह क्षेत्र जहाँ निर्भयता के साथ वो वन्य जीव रह सकते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्षेत्र जो है वो है राष्ट्रीय उद्यान। तो दूसरा क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान कौन से क्षेत्र होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान है वन्य और जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। वन्य एवं जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र भूमि का वह क्षेत्र, भूमि का वह बड़ा क्षेत्र जो वन्य प्राणियों व जंतुओं के लिए संरक्षित होता है। वन्य प्राणियों एवं जंतुओं के लिए संरक्षित या आरक्षित आरक्षित होता है। उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भी इनके माध्यम से ही पौधे एवं जंतुओं का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में एक और है, वो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन तथा पौधे एवं जंतुओं तथा संसाधनों उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु जो विशाल संरक्षित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। यानी वन्य प्राणी और जंतु पादपों तथा संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासी के लिए पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए जो क्षेत्र है वो संरक्षित होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो
जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत क्या होते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ के जो संसाधन है उनका वो संरक्षण करते हैं, और उसी क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, वो सब क्या रहते हैं, सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। उस वो बड़े विशाल क्षेत्र को हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो इन वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इनकी सहायता से क्या किया जाता है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। अब इन पौधे और जंतुओं के संरक्षण के विषय में कुछ विशेष बातें हैं कि ये पौधे और जंतु हैं वो कुछ नष्ट होने के कगार पर है, कि मानव अपनी स्वार्थपूर्ण गतिविधियों से इनको क्या करता जा रहा है, नष्ट करता जा रहा है, अपने स्वार्थपूर्ण गतिविधियों से इसको नुकसान पहुंचाता जा रहा है, और उस नुकसान के कारण ही कुछ प्रजातियां ऐसी होने लग गई हैं जो नष्ट होने के कगार पर है। ऐसी प्रजातियों को हम संकटापन्न स्पीशीज के नाम से जानते हैं। यानी संकटापन्न स्पीशीज यानी संकटापन्न जातियां, प्रजातियां, यानी पौधे एवं जंतुओं की वे प्रजातियां जो नष्ट होने के कगार पर हैं, उन प्रजातियों को हम वो संकटापन्न स्पीशीज के नाम से जानते हैं। तो संकटापन्न स्पीशीज की ये क्या है, परिभाषा है, संकटापन्न स्पीशीज। संकटापन्न स्पीशीज, संकटापन्न प्रजाति, वे प्रजातियां जो नष्ट होने के कगार पर हैं, वे प्रजातियां जो नष्ट होने के कगार पर हैं, उन प्रजातियों को संकटापन्न प्रजातियां कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और है शब्दावली है रेड डाटा पुस्तक। इन संकटापन्न प्रजातियों को यानी नष्ट होने वाली, विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं, उनका है वो एक पुस्तक के अंदर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनका लेखा जोखा रखा जाता है। उस पुस्तक को कहते हैं रेड डाटा बुक। उस पुस्तक का नाम क्या है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा पुस्तक वह है वो बुक है या पुस्तक है जिसके अंदर संकटापन्न स्पीशीज, संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बाद वो कुछ प्रजातियां क्या होती है कि वहाँ के वातावरण में यदि वो नष्ट होने लगती हैं, अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, तो वो क्या करती है, प्रवास करती हैं, माइग्रेशन करती हैं। प्रवास, माइग्रेट, यानी एक स्थान से जहाँ पर वो प्रजाति पाई जाती हैं या कुछ जंतु या पक्षियों की वे प्रजातियाँ जो अपने वातावरण के अनुकूल नहीं होती हैं और अपने वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में वो वहाँ से पलायन करके किसी दूसरे अनुकूल वातावरण में चले जाना और वहाँ कुछ समय बिताना, उसके बाद वापस अपने अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ होने पर अपने स्थान पर वापस आ जाना, ये क्रिया क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ये क्रिया क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यानी किसी भी प्राणियों या प्रजातियों या पक्षियों की कुछ प्रजातियाँ जो अपने वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में वहाँ से पलायन करके किसी दूसरे जलवायु वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों में जाकर के कुछ समय के लिए अपना आवास, कुछ समय के लिए आवास करना है, वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो जब वो अनुकूलित नहीं हो पाती हैं वहाँ के वातावरण में, उस स्थिति में वो क्या करती हैं, प्रवास करती हैं। ऐसे ही वो इनको नष्ट होने से बचाने के लिए प्रवास को रोकना होगा। यानी जो प्रजातियां हैं, जंतु या पादपों की जंतुओं की जो प्रजातियां हैं, उनके प्रवास को क्या करना पड़ेगा, रोकना होगा, क्योंकि उससे वो उनकी क्या होती है, उनकी हानि होती है।
ऐसे ही है वो हम जो अपने वातावरण के अंतर्गत जीव और उनके बीच, जीव और अजीव घटक जो होते हैं उनके बीच जो सामंजस्य है वो बनाए रखना जरूरी होता है। यानी जो अपना, जिसको हम कहते हैं परितंत्र, इकोसिस्टम, परितंत्र। परितंत्र शब्द है, परितंत्र शब्द क्या है कि किसी क्षेत्र के सभी पौधे, किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव यानी जितने भी जैविक घटक हैं वो, और वहाँ के अजैविक घटक जैसे कि वहाँ की जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा, इनके बीच जो सामंजस्य होता है, इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? यानी जैविक और अजैविक घटकों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। संयुक्त रूप से हमें परितंत्र, जैविक और अजैविक घटकों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। तो परितंत्र की परिभाषा क्या हो जाती है? परितंत्र की परिभाषा है किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, जंतु, सूक्ष्म जीव यानी सभी जैविक घटक तथा अजैविक घटक तथा अजैविक घटक जैसे कि जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा आदि को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? परितंत्र कहा जाता है। तो ये परितंत्र जो है वो यदि अच्छी स्थिति में होता है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में सही सामंजस्य स्थापित होता है, तो वहाँ के जो पौधे और जंतु हैं वो अच्छी वृद्धि करते हैं। यदि इस परितंत्र में किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? पौधे एवं जंतु क्या होने लगते हैं? नष्ट होने लगते हैं। यानी परितंत्र का यदि संतुलन बिगड़ जाता है तो पौधे और जंतुओं का क्या होने लगता है? नुकसान होने लगता है, उनको हानि होने लगती है। जैसे यदि हम वो पादपों की अंधाधुंध तरीके से उसका वनोन्मूलन करते जाएंगे, काटते जाएंगे, तो परितंत्र का संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए पादपों को हम वो कम से कम काटें। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक मुख्य बात आपकी किताब में दी हुई है कि कागज़ का पुनर्चक्रण करना चाहिए। कागज़ जो होता है उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। कागज़ जिसको हमने काम में ले लिया है एक बार, उसको है वो फेंकना नहीं चाहिए, उसको गला करके पुनः उससे कागज़ तैयार करना चाहिए। इसके अलावा जो अपने घरों में जो रद्दी वेस्टेज जो पेपर होते हैं उनका भी हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं। उनसे कई प्रकार की सामग्री हम वो बना सकते हैं, घरों के अंदर भी बना सकते हैं और फैक्ट्रियों में भी इनका है वो फैक्ट्रियों के माध्यम से भी इनका क्या किया जा सकता है? पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो कागज़ का पुनर्चक्रण करना चाहिए, प्रवास को रोकना चाहिए, परितंत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे हम वो पौधे और जंतुओं को क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो ये वो आपका वो छोटा सा पाठ था आपकी किताब का, कक्षा 8 का, कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो पौधे और जंतुओं के संरक्षण के विषय में हमने पढ़ा है कि वनोन्मूलन और वनोन्मूलन के दुष्परिणाम, इसके अलावा वन्य प्राणियों और वन्य जंतु जो होते हैं उनको किस प्रकार से वो उसका संरक्षण किया जा सकता है। तो उसके विषय में माधव जी और जो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को वो पंचमंडी अभयारण्य का भ्रमण करवा करके उन पात्रों के माध्यम से इस पाठ को जो समझाया गया है, उसमें वन्य प्राणियों को संरक्षण करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो जैव विविधता पाई जाती है, उस जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए जो वन्य जीव अभयारण्य और वन आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, उनका विकास किया गया है और उसके विकास के माध्यम से है वो इनका संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा इनको जो हानि पहुंचती है कि जो प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं, उनको संकटापन्न स्पीसीज में रखा जाता है और उनको रेड डाटा पुस्तक में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनको संरक्षित करके उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रवास को कम करना चाहिए, कागज़ का पुनर्चक्रण करना चाहिए। ये सारे जो क्रियाकलाप हैं इनके माध्यम से है वो ये बात वो समझाई गई है कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो लगभग ये अपना जो चैप्टर है वो क्या हो गया है,
कंप्लीट हो गया है, अपना पाठ पूरा हो गया है। 7वां पाठ विज्ञान की किताब का। एक और छोटा सा आपके टॉपिक है कि पुनर्वनरोपण करना चाहिए, यानी लगातार क्या करना चाहिए, अपने क्षेत्र में वनों का विकास करना चाहिए, वनों को वो लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो वृक्षों को लगाना चाहिए। उस क्रिया को पुनर्वनरोपण कहते हैं। यानी एक बार यदि कोई क्षेत्र में कोई पेड़ पौधे कम हो गए तो उस क्षेत्र में पुनर्वनरोपण की क्रिया के द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगा करके वनरोपण को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये पुनर्वनरोपण की क्रिया है, ये भी जंतु और पादपों के संरक्षण की एक मुख्य क्रिया है। तो इस प्रकार से हमने वो इस पाठ के अंदर है वो पुनर्वनरोपण, प्रवास, संकटापन स्पीसीज, संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने के लिए डाटा पुस्तक, ये है वो टॉपिक इसके अंदर हमने पढ़े हैं। इसके साथ आपका पाठ है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे और पाठ को पढ़ करके वीडियो को सुन करके उन अभ्यास प्रश्नों को पहले से ही हल करने का प्रयास करें। यदि कोई प्रश्न आपने समझ में नहीं आता है तो वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों को आपके नोटबुक में मैं हल करवा दूंगा। ठीक है, इसके साथ वो धन्यवाद।